जो आप कहें कि मुझे एक पुश जो दिया वो मेरे फादर ने दिया, तो वहाँ से मैंने अपना जो कराटे का करियर स्टार्ट किया। इग्नोरेंस, मेरे फादर ने कहा था कि सुनना नहीं है किसी की, बस आगे बढ़ना है। और आज तक मैं सुनती नहीं हूँ किसी की, अपने आगे फादर को बढ़ती हैं बस आप। आगे बढ़ती हूँ। जब वो एक से ज्यादा बहनें होती तो उसमें एक भाई होता था, वो आप थी? हाँ, वो मैं थी। भाई आप थे। हाँ, भाई मैं थी। कभी आपको इन बातों ने डीमोटिवेट तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब स्टार्ट में मैं गई तो जब मैंने इसको 1-2 महीने स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया ये तो आपकी सेल्फ डिफेंस है। जैसे कराटे एक स्पोर्ट नहीं है, एक आर्ट है, इसको सीखना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट आगा नासिर खान मार्शल आर्ट पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ। और मैं हूँ आपकी को होस्ट रोहा नासिर। आज व्यूअर्स हम जिस गेस्ट को आपके सामने लेकर आ रहे हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से है। आप पाकिस्तान की कई मरतबा नेशनल कराटे चैम्पियन रही हैं, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की रिकॉग्नाइज कोच और एशियन कराटे फेडरेशन की रिकॉग्नाइज रेफरी हैं। तो आज हमारे पॉडकास्ट में मेहमान हैं कुर्रतुल-ऐन यूसुफजई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कुर्रतुल-ऐन, हम आपको आज के इस पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। प्लेजर सर। जैसे कि आपको मालूम है कि हम अपने इस पॉडकास्ट के ज़रिए कराटे के लेजेंडरी मास्टर, ऑर्गेनाइजर्स और करंट चैम्पियंस और प्रीवियस चैम्पियंस को आवाम के सामने सिर्फ इसलिए लेकर आते हैं कि उनकी बातों से यंग जनरेशन में इंस्पायरेशन पैदा हो। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताएं कि आप कहाँ पैदा हुई, स्कूलिंग कहाँ हुई, इसके बारे में कुछ बताएं। सर शुरू से ही मतलब कि मैं, मेरी जो उनसी डेट ऑफ बर्थ है और मेरी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो लाहौर ही है, और मैं लाहौर के एरिया कैंट में पैदा हुई। और मुझे यहाँ से शौक़ चढ़ा कि मेरे जो फादर हैं वो आर्मी के एथलीट, और हमारे बहुत ही नज़दीक एक डिस्ट्रिक्ट स्कूल हुआ करता था। वहाँ पर शकील खान थे, वहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया कराटे। तब वहाँ पर हमारे मोहल्ले के सारे लड़के जाया करते थे। तो ड्यू टू के मेरे जो फादर हैं वो एक एथलीट थे और हम लोग सिर्फ 4 बहनें हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस बेटी को अपने ना कराटे सिखाऊंगा। तो उन्होंने मुझे खुद लेके गए। काफ़ी लोगों ने मतलब कि कहा कि वहाँ पर सारे लड़के करते हैं और वहाँ पर वेल ओपन एयर हम करते थे। तो फादर ने कहा कि नहीं, ये करेगी। तो जो आप कहें कि मुझे एक पुश जो दिया वो मेरे फादर ने दिया, तो वहाँ से मैंने अपना जो कराटे का करियर स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह तो वहाँ से मेरी जो परवान चढ़ी कराटे को। उसके बाद ड्यू टू सम स्टडी रीज़न आई स्किप इन 9th और 10th क्लास में मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद मैं क्वीन मैरी स्कूल में गई, कॉलेज में गई। वहाँ पर फ़याज़ फ़रोज़ होते थे, तब कराटे करवाते थे। तो उन्होंने कहा कि आएँ कराटे करके दिखाएं जितना आपको होता है, मगर जब आपने बेसिक ऐसे टीचर से सीखी हो जिसको बेसिक पे अबूर हो, और काते में उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि इस चीज़ पे था शकील खान कि वो काता बहुत अच्छा करते थे, तो मेरी जो से की होन थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने काफ़ी बेहतरीन काते करके दिखाए उनको। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि सर मोहम्मद जहांगीर से जाके मिलें। मैंने कहा मैं तो जानती नहीं, इनको नाम भी नहीं जानती, क्योंकि ड्यू टू सम सर्टेन रीज़न मेरे जो कोच थे वो थोड़े सा फेडरेशन से आउट थे, तो मुझे कभी इस चीज़ का पता नहीं चल सका। मगर 2004 से लेके 2009 तक मैंने एक भी इवेंट नहीं खेला था। सिर्फ मैंने सिर्फ सीखा, और ना मुझे पता था, क्योंकि सिर्फ मुझे वो ये पता था कि कराटे मैंने सीखनी है। मुझे ये नहीं पता था कि इसके इवेंट्स भी होते हैं। मगर जब मैं कॉलेज लाइफ में गई तब मुझे पता चला कि हाँ, यहाँ पर इवेंट्स भी होते हैं। यहाँ पर हमारी फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट, हमारी फेडरेशन इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजिएट भी करवाती हैं। तो फिर मैंने मिस्टर मोहम्मद जहांगीर के पास गई, उनको मैंने सर्टिफिकेट दिखाया। उन्होंने कहा देखें बेटा, ये सर्टिफिकेट तो हम नहीं आपका मानेंगे, क्योंकि हमारी फेडरेशन का एक सर्टिफाइड कोच होता है, वो ही अलाउ करता है कि कौन से बच्चे को हमने सर्टिफाइड करना है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इंटर कॉलेजिएट खेली। और इस बीच में ये बताऊं सर कि जब मैंने अपने उस्ताद से कहा कि सर मैं उधर जाना चाहती हूँ और कराटे करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे कभी इस चीज़ के लिए रोका नहीं। उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है, आप करो, क्योंकि जब एक स्टूडेंट को हम एक पिंजरे में कैद कर देंगे तो वो परवाज़ नहीं कर सकेगा। आपको हर शाख पे बैठना पड़ेगा, वहाँ से कुछ ना कुछ लर्न करना पड़ेगा, और अपनी परवाज़ को इसे रखो। मेरी दुआ आपके साथ है। उसके बाद मेरे ख्याल से मैं उनसे आज तक मिली भी नहीं हूँ, शकील खान से। कुर्रतुल-ऐन साहब, आप ये बताएं कि 4 बहनें थीं, जी। भाई नहीं थे। जी। 4 बहनों में आपका कौन सा नंबर था? तीसरा। तीसरा। जी सर। तो जो बड़ी थी वो भी कुछ स्पोर्ट्स करती थी नहीं बहनें? सर, वो तो बहुत
सिर्फ ते नाजुक है। अच्छा, सिंफ नाजुक है। सिर्फ नाजुक है, हाँ। अच्छा। मतलब कि बहुत ही एक तो बड़ी सिस्टर हैं, वो उनको पढ़ाई का शौक था। अच्छा, मैं वो जो मुझे जब वो एक से ज्यादा बहनें होती तो उसमें एक भाई होता था, वो आप थी? हाँ, वो मैं थी। भाई आप थे? हाँ, भाई मैं थी। मैडम, जैसे आपने हमें बताया कि आपको कराटे में आने के लिए इंस्पिरेशन आपके फादर से मिली है, तो कराटे क्योंकि एक बहुत डिमांडिंग स्पोर्ट है और चैलेंजिंग भी है, तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े एज अ वुमेन एथलीट? मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि जब मैं जाना स्टार्ट हुई तो मेरे मोहल्लेदारों से ही मुझे चैलेंजेस स्टार्ट हो गए। उसके बाद रिलेटिव्स का इतना मतलब कि मेरे फादर के साथ नहीं था, क्योंकि वो बड़े भाई हैं, तो उन्होंने जो कह दिया तो उनको मानना पड़ता था। मगर जो मोहल्लेदार हैं वो बहुत ज़्यादा आपको इन नज़रों से देखते हैं कि पता नहीं क्या लड़की जा रही है और ये क्या कर रही है, इसको चोट लग जाएगी, ये मतलब कि इसके फिज़िक ख़राब हो जाएगी, इसका चेहरा टूट जाएगा, मतलब ये कॉन्सेप्ट उनके तो साथ। कभी आपको इन बातों ने डीमोटिवेट तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब स्टार्ट में मैं गई तो जब मैंने इसको 1-2 महीने स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया ये तो आपकी सेल्फ डिफेंस है। आप तो खुद अपने आप को ग्रूम कर रहे हो इससे। जो कराटे है वो बेसिकली आपको एक तो स्ट्रेंथ देती है और मेंटली स्ट्रेंथ देती है, फिजिकल स्ट्रेंथ तो देती है, और आपके ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप करती है। उसके बाद हम मैं जिस 2004 में अगर आप देखें तो तब बसेस सिस्टम होता था ड्यू टू कराटे। मुझे कभी इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई मतलब मिसहैप ना हो जाए। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड था मेरे अंदर। अच्छा कुरतुलैन, ये बताएं कि स्पोर्ट्स और भी तो थी, वाई कराटे? सर ये समझ लीजिए, मेरे जो दादा हैं वो भी आर्मी में थे। एक वो फाइटर जोन सा था ना, वो एक वो मार्शल एक रेस मार्शल, थी, यस, एक वो मार्शल मार्शलिज्म था रेस, जो फैमिली यस, से मिला। फैमिली से मिला। एक जंगजू और ऊपर से खान, तो वो एक ब्लड में ही इस चीज़ का था कि बस फाइटर ही बनना है। आज एक यूसुफ जई का इंटरव्यू एक मोहम्मद जई कर रही हैं। अच्छा। ये बड़े खुशाइंद बात है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा तो कि जो आपके पहले टीचर थे शकील खान साहब, वो किस स्टाइल में कराटे करते थे और आप उन तक कैसे पहुंची? क्योंकि दुरुस्त टीचर तक पहुंचना जो है ना, ये भी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग होती है। सर शकील खान, जो मैं अभी भी स्टाइल कर रही हूँ, शोतो खान वही स्टाइल करते थे, और उनसे ही मैंने अपनी बेसिक्स सीखी। वो क्योंकि किसके स्टूडेंट थे? सर ये तो मैंने नहीं पूछा उनसे कभी भी, अच्छा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब मैंने 8 तक किया तो तब तक मैं भी बची थी, तो मैंने कभी उनसे ये पूछने, आपको पता है कि पहले तो आप उस्ताद के सामने भी नहीं खड़े होते थे, तो सवाल जो आप तो बहुत दूर की बात है, उसने जो कह दिया बस हमने वही करते रहना। अगर उन्होंने मुझे कह दिया कि आपने सुबह से लेकर शाम तक पंच ही करने हैं, तो मैंने पंच ही करने हैं। मैंने आगे से ये सवाल नहीं करना कि मुझे किक कब सिखानी है आपने। ये जो चीज़ हमारे यहाँ पर अब कमी है जिस उस चीज़ टाइम की। में रिस्पेक्ट का लेवल इतना ज़्यादा हाई होता था बिल्कुल, कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अदब था तो बिल्कुल। बामुराद थे। कितने साल लगे ब्लैक बेल्ट तक पहुंचने के लिए? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि ब्लैक बेल्ट लर्न नहीं अर्न अर्न की की जाती जाती है, है। बिल्कुल ऐसे ही। सर मैंने आपको बताया 2004 से लेके 2008 तक मैंने कोई भी इवेंट नहीं खेला, सिर्फ लर्न किया, और 2007 में मुझे ब्लैक बेल्ट मिली थी। उस 4 साल में शकील साहब और फिर फयाज फरोज साहब आपके टीचर रहे या किसी और उस्ताद से भी सीखने का मौका मिला? नहीं सर, मैंने थ्रू आउट जो उस्ताद मेरे रहे वो जी। शकील खान रहे। अच्छा, उसके बाद मैंने कैंप से सीखा। उसके टिल ब्लैक बेल्ट शकील खान साहब रहे। शकील खान साहब ने मुझे जोन सी है और वो फिर बाद में बेल्ट। कौन कौन से उस्ताद थे सर जिन्होंने आपकी ग्रूमिंग में किरदार अदा जी, किया? उसके बाद सर मैंने क्वीन मैरी के बाद फयाज फरोज के क्लब में सर जहांगीर ने कहा कि आप उधर जाएं, उधर जाके ट्रेनिंग करें। तो उसके बाद फ़ौरन ही 1 महीने के बाद हमारी नेशनल चैम्पियनशिप आई जो कराची में थी, 8th नेशनल कौन से चैम्पियनशिप। साल की बात है ये? सर ये 2010 की बात है। वो तो आपकी पहली नेशनल वो मेरी चैंपियनशिप? फर्स्ट नेशनल और चैम्पियनशिप किस थी। टीम की तरफ से पार्टिसिपेट मैंने कर रही थी? पंजाब की तरफ से पार्टिसिपेट किया था उसमें। तो उन्होंने मुझे कहा था कि खुदा ना खास्ता वापडा के साथ ना आए, अगर आपकी वापडा के साथ आप हारते हो, क्योंकि वो बहुत ही प्रोफेशनल हैं, अगर आती है और आप कोई मेडल तक पहुंचते हो। मेरी फर्स्ट फाइट आई थी बलोचिस्तान के साथ, वो मैंने विन की। दूसरी फाइट मेरी कलसूम के साथ आ गई थी, तो वो मैंने कलसूम हज़ारा के साथ, इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी। जी, तो वो मैंने अपनी लॉस की और वो ब्राउन्स मेडल हुई। सर ने कहा कि अब आप वापडा में मैं आपको लेता हूँ, आप आ जाएं। तो उसके बाद मेरा एक प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट हुआ 2011 से। ये के बाद का सफ़र बताएं ज़रा कैसे रहा, सर और इस दौरान में ज़रूर बताएं कि कौन कौन से कोचेज़ ने आपकी ट्रेनिंग को पॉलिश किया? उसके बाद हमारा जो सा कैंप लगा वापडा का 2010 के एंड पे, नेशनल गेम्स थी पिशावर में, उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उसमें शाह मोहम्मद शान साहब थे, बलूचिस्तान से? जी, वापडा वो के? वापडा के कोच थे।
और खालिद नूर साहब थे। तब सारे जो लेजेंड्स थे वो लड़ते थे उस टाइम। फरमान साहब भी हुआ फरमान करते थे। साहब ने नहीं, मेरे आने से पहले फरमान साहब ने रिटायर्ड हो 2008 में गए। रिटायरमेंट कर अच्छा। लिया था। और आगा मोहम्मद साहब थे, ये सब थे। तो इनके साथ मुझे एक अच्छा सीखने को मिला। इनकी फ़ाइट्स देखते थे, इनकी टेक्निक्स देखते थे, फिर ये टेक्निक्स हमें सही करवाते थे। उसके बाद हमारे 2011 में मैंने वापडा को रिप्रेजेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से लेके 2024 तक मैंने वापडा को बीइंग एज अ प्लेयर रिप्रेजेंट किया और गोल्ड मेडल लिया। जब आप घर से निकलती थी, ट्रेनिंग के लिए जाती थी, तो किस तरह की एनवायरनमेंट हुआ करती थी? कोई आवाज़ें, कोई शरारतें, किसी का छेड़छाड़, कोई बताएंगे कि ऐसा कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ हो? क्योंकि अक्सर ना स्पोर्ट्स जो गर्ल्स होती हैं वो उनको माई मुंडा कहा जाता है। जी 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 इस तरह बिल्कुल। का कोई एक्सपीरियंस हुआ? नहीं सर, इस तरह का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ मुझे, मगर मैंने आपको बताया कि जैसे ही कराटे मैंने सीखना स्टार्ट की, एक इनर सब्र जो सा ना आपके अंदर पेशेंस भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो आप इग्नोरेंस की तरफ चलने लग जाते हैं और डिफेंसिव हो जाते हैं ज़्यादा। तो हम अवॉइड, जितना अवॉइड कर सकते थे उतना अवॉइड किया। जब आप अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं तो लोगों को फ़र्क पड़ना भी कम हो जाता है। अगर आप किसी के क्वेश्चन पे आंसर देना स्टार्ट करेंगे तो फिर वो क्वेश्चन एरिया पूरा स्टार्ट हो जाएगा उसका। तो इग्नोरेंस, मेरे फादर ने कहा था कि सुनना नहीं है किसी की, बस आगे बढ़ना है। और आज तक मैं सुनती नहीं हूँ किसी की, अपने आगे फादर को बढ़ती हैं बस आप, आगे बढ़ती बिल्कुल। हूँ। मैम, हमारी जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है इसमें ये एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप बना दिया गया है कि कोई भी स्पोर्ट्स हो, कराटे हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, वो सिर्फ एक मेल के लिए स्पोर्ट्स है नहीं है। तो आपके लिए स्टीरियोटाइप को तोड़ना कितना मुश्किल था और आपने किस तरह से स्टीरियोटाइप को तोड़ा? सर, मैन ईगो तो हर जगह पे है, आपको कोई आगे बढ़ता नहीं देख सकता, मगर उससे डबल आपको काम करना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा आपको हैटिक होता है। और मेल के अंदर बैठ के एक उनकी एक पॉलिटिक्स में बैठ के आप अपने आप को मनवा रहे हों और बिल्कुल ही पॉजिटिव वे में, नेगेटिव आपने बिल्कुल नहीं होना। और पॉजिटिव वे में एक टाइम आता है कि आपको उसका फीडबैक मिलना स्टार्ट हो हुँ, जाता है। अगर आप यही नेगेटिव सोचते रहें कि मेल आपको सपोर्ट नहीं करेगा, मेरे फादर मेल हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बिल्कुल। फेडरेशन में मोहम्मद जहांगीर साहब हैं, शाह मोहम्मद साहब थे जिन्होंने मुझे आगे कोचिंग दी। तो हर कोई ऐसा नहीं होता, आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ इग्नोर करना पड़ता है। तो बहुत खूबसूरत बात की है व्यूअर्स कुर्तुलैन ने कि जब आप तनकीद को या क्रिटिसिज्म को या हरासमेंट को इग्नोर करते हैं और अपनी मंजिल की तरफ फोकस होते हैं तभी मंजिल पर पहुंचते हैं। कुर्तुलैन ज़रा बताएं कि पहली नेशनल चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज हो गई, उसके बाद फिर का सफ़र और नेशनल लेवल पर क्या क्या अचीवमेंट हासिल की, हमारे व्यूअर्स को बताएं। सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है मुझ पे कि जिस साल मैंने नेशनल में चैम्पियन बनी, उसी साल अक्टूबर में मैं नेशनल चैम्पियन बनी और नवंबर में हमारी साउथ एशिया इंडिया में मुनक्कद हुई, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं साउथ एशियन चैम्पियन बनी। और ये बहुत ही एज़ाज़ की बात थी कि पाकिस्तानियों के लिए कि हम दिल्ली में उनके कैपिटल में और भी बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीते। और उस विक्ट्री पे क्या फीलिंग थी वहाँ जब झंडा कोई लहराया होगा, तो क्या महसूस सर, किया? हम ना फीमेल में जीत गए थे। अब हमें ऑल ओवर ट्रॉफी उठानी थी और ऑल ओवर ट्रॉफी जो सी थी ना, वो मेल के टीम कुमिते पे चली गई थी। जब वो मेल टीम कुमिते जीते और उसके बाद वो जो अपने नारे लगा रहे थे और हमारे यहाँ पर माशाल्लाह का नारा लग रहा था, जो ऑडिटोरियम था बिल्कुल सन्नाटा छा गया वहाँ पर, और सिर्फ हमारी ही आवाज़ थी। और बड़ा कवरेज किया, फिर एम्बेसडर आए पाकिस्तान के जो वहाँ पर थे कि हमें बताया कि वो नहीं, आपने वो ये वो कितना दिस, प्राउड मोमेंट होगा कि जब मतलब आप, सबकी बिल्कुल। आंखें अश्क बार थी उस टाइम। मतलब कि हुँ। इतना बड़ा अचीवमेंट, फर्स्ट टाइम साउथ एशिया हो रही थी इंडिया में, वो भी, और उसमें हम जीते, तो वो बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था फॉर तो मी। पहली नेशनल चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज और नेशनल चैम्पियनशिप में गोल्ड होने से पहले आप साउथ एशिया में गोल्ड हुई। नहीं नहीं सर, पहले मैं नेशनल चैम्पियन हुई अक्टूबर में, अच्छा। साउथ एशिया में नवंबर में हुई, अच्छा। मगर ये एक ही साल में हुआ। एक ही साल में। एक ही साल में हुआ। तो वालदैन ने, फैमिली ने, उनकी क्या फीलिंग्स थी? सर, तब तो मुझे भी फील नहीं हो रहा था, मतलब कि वो एक्साइटमेंट फील ही नहीं हो रही थी। क्यों? इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि वो फील ही नहीं हो रही थी। अच्छा। मगर जब हम पाकिस्तान बॉर्डर पे आए और वहाँ पर एक बेहतरीन इस्तकबाल किया गया हमारा, तब हमें पता वो चला कि कुछ हुआ है, होश में आओ। तो हम लोग थोड़े होश में आए कि हाँ भाई, हम कुछ अचीव करके आए। मगर दैट टाइम सोशल मीडिया बहुत ही हमारा लो था, तो लिमिटेड था। कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा कोई नहीं था कि
यानी वो कुछ अरशद नदीम वाली फीलिंग नहीं फीलिंग पैदा नहीं, हुई, हाँ बस वो वही घर वो के लोग वो थे। एक्सपोजर नहीं मिला। यस। व्यूअर्स, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि क्रिकेट हॉकी को एक्सपोजर मिलता है। अल्लाह ज़िंदगी दे अरशद नदीम को, जिसने ओलंपिक में नेज़ा फेंका और खिलाड़ियों की भी सुनी जाने लगी है। आज अरशद नदीम के तुफैल पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और तमाम जो हमारे पाकिस्तान की आवाम है, वो चाहती है कि अरशद नदीम की तरह बाकी स्पोर्ट्समैन को भी इनक्रेज किया जाए और वो मुल्क के लिए मेडल और एजाज़ात जीत सकें। कुरतुनैन, ज़रा मुकम्मल करें अपनी अचीवमेंट की दास्तान को। सर अचीवमेंट मैंने आपको बताया कि मैंने प्रोफेशनली 2011 से खेलना स्टार्ट किया, और पहले मैंने एक मेडल जीती थी अपने वेट में। देन मेरे जो उनसे कोचिज़ हैं उन्होंने एतमाद थोड़ा शो किया और मुझे टीम कुमिते में भी पार्टिसिपेशन का मौका मिला। 2 मेरे मेडल हैं नेशनल में, मतलब कि एक ही इवेंट के। उसके बाद हमारा साउथ एशिया का सफ़र स्टार्ट रहा, मगर ड्यू टू सम फाइनेंशियल इशू हमने 1-2 साउथ एशिया स्किप की। और हम ये साउथ एशिया तक तो जा सकते हैं, फिर एशिया में जाना बड़ा हर्डल हो गया हमारे लिए, जिसकी वजह से हमारा लैक ऑफ एक्सपीरियंस हुआ, और जिसकी वजह से उनको ये मिला एडवांटेज इंडिया नेपाल को, श्रीलंका, क्योंकि वो हमसे आगे बेहतरीन खिलाड़ी पैदा करने लग गए। तो ये मेरा 2024 तक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। 2024 में मैंने 2 साल के बाद कमबैक किया था, क्योंकि मैंने 2022 में नेशनल कोचिंग सीट संभाल ली थी अपनी। तो मगर प्रोफेशनली मैं वापडा के साथ खेल रही थी, तो 2 साल मैंने नहीं खेला। 2024 में मैंने अपने कोचिज से बोला, जब मेरा आखिरी मतलब वो इवेंट था, कि बस मैं नहीं अब खेल सकती। लेकिन उन इंटरनेशनल मेडल्स पर या नेशनल की इस अचीवमेंट पर वापडा ने क्या रिवॉर्ड दिया? सर अल्हम्दुलिल्लाह वापडा अपने जो प्लेयर्स को ना, एक तो मुझे नौकरी मिली वापडा में। पहले मैं स्टेपेंड पे थी 2012 तक, तो मुझे गैपको में नौकरी मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे जो पिक होता है जो हम दे सकते हैं, वापडा दे सकती है अपने एम्प्लॉय को, वो 18 स्केल है, वो मेरे पास है। वो साउथ एशियन की अचीवमेंट पर मिला आपको? सर साउथ एशियन, मैंने आपको बताया पहले ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं थी। अब ये पॉलिसीज़ बन गई हैं कि 2 मतलब कि अगर आप लेते हैं तो 3 टाइम प्रमोशन होती है आपको साउथ एशिया का। तो अब ये हमारा पॉलिसी में आ गया है, तो अभी हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इसे बेनिफिट्स लेंगे। लेकिन अब इन अचीवमेंट पर वापडा ने आपको 18 स्केल दिया। जी चलें, इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान में कोई माल शाल, कोई पैसे शैसे दिए कि नहीं? सर हमारी जो हमारी ग्रांट मिलती है ये तो फेडरेशन बेहतर जानती है, मगर मुझे जब मैं फेडरेशन में बीइंग एज अ एसोसिएट सेक्रेटरी हूँ, और ये समझ में आता है कि आप कोई भी नेशनल चैम्पियनशिप करवाते हैं तो वो आपकी 1 करोड़ तक जाती है, एक आपकी मेल फीमेल एंड कैडेट जूनियर। इतना तो ग्रांट हमें नहीं मिलती। उसके बाद ये हमसे तवक्का की जाए फेडरेशन से कि साउथ एशिया या एशिया तक जाएं, तो फेडरेशन उसमें भी भरपूर मदद करती है प्लेयर्स की, कि जितना हो सकता है कि अपने पॉकेट से हम लगाएं, ताकि एक कराटे का जो हमारा प्रमोशन है, जो कराटे की हमारी ग्रूमिंग है, उसको स्टॉप ना लगे। तो इस तरह है, गवर्नमेंट देती है, मगर अगर आप समझते हैं 20 लाख में आपका पूरा साल फाइनेंशियल एरिया गुजरता है, तो इट्स वेरी मच लो। अच्छा, ये बताएं कि 4 साल लगे आपको ब्लैक बेल्ट हासिल करते हुए, उसके बाद आप कंटेस्ट और टूर्नामेंट्स और मुकाबलों में आ गई। तो जी ब्लैक बेल्ट लेने के बाद की ट्रेनिंग, जो बेसिक ट्रेनिंग थी, वो किस डैन तक गई और कहाँ से आपने आखिरी डैन हासिल किया? उसमें फेडरेशन ने आपको क्या सपोर्ट किया? ये सारी बातें बताएं सर। सर, मेरी आखिरी थर्ड डान जो सा मैंने सर मोहम्मद जहांगीर से लिया, और उसके बाद हमारा अब वो यही कहते हैं कि अब वर्ल्ड से आप लें ब्लैक बेल्ट, जी क्योंकि इसके बाद आपको सिखाने वाला उस लेवल पे उस्ताद भी होना चाहिए। जी। ठीक है, तो वो हमारा भी लैक है। तो अभी हम, अगर मेरा आगे हुआ मेरा प्रोग्राम, तो इंशाल्लाह फिर वर्ल्ड से मैं ब्लैक बेल्ट 5 डाउन की सर्टिफिकेशन लूँगी। जी मैडम, वुमेन पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए फेडरेशन या जो क्लब्स हैं उनको किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए? आईओसी ने ये कंपलसरी कर दिया है कि 50% आपकी जो सी है ना फीमेल होनी चाहिए। बहुत जेंडर्स इक्वलिटी पे आ गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी ये एक तो एक बहुत पॉलिसी है। पॉजिटिव पॉइंट है जी कि अब बिल्कुल कराटे जैसी गेम्स में जो है वो काफ़ी हद तक वुमेन को भी चांस मिल रहा है कि वो अपने आप को मनवा सकें। बिल्कुल 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 मिल रहा है। और स्पॉन्सरशिप्स हमारे पास थोड़े कम हैं, तो वुमेंस के लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढना भी बहुत ज़्यादा हर्डल होती है, क्योंकि उनकी पीआर इतनी नहीं होती मेल की निस्बत। तो इस वजह से थोड़ी सी
उसमें हमारी जो सी है वुमेन थोड़ा पीछे हैं। अगर उनको इस तरह के पॉडकास्ट वगैरह मिलते रहें और उनके इंटरव्यूज़ होते रहें और उनके इंटरव्यूज़ को आगे सोशल मीडिया पे व्यूवरशिप मिलते रहे, तो मेरे ख्याल से फिर हमें गवर्नमेंट से भी फाइनेंशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमारी बहुत अच्छी प्लेयर्स हैं, मेरी वापडा की प्लेयर्स हैं, मैं वापडा की कोचिंग कर रही हूँ आजकल। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सर 6 कैटेगरी में होती है हमारी फ़ाइट की, और 6 की 6 हमारी चैम्पियंस हैं। वो इस 2025 की काता की चैम्पियन है। अभी बलूचिस्तान वालों की जो सी हैं उनके लिए तो निकलना ही बहुत मुश्किल है, मगर ड्यू टू कराटे उनके वहाँ पर कराटे बहुत प्रमोट है, तो वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट को मदद भी कर रही है बलूचिस्तान गवर्नमेंट। और हमारी बहुत सी जो सी हमारी फ़खरुन्निसा है, लाइबा है, राबिया है, और हमारी महरुन्निसा हैं, इकरा है, ये बहुत अच्छी आगे एथलीट निकलेंगी और होप फॉर द बेस्ट। बलूचिस्तान का ये इकदाम कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को स्पोर्ट्स में प्रमोट कर रहे हैं, तो आपकी इस गुफ्तगू के हवाले से पंजाब, सिंध और केपी को भी चाहिए कि अपनी फ़ीमेल स्पोर्ट्स को प्रमोट करें ताकि वो पाकिस्तान के लिए एजाज़ात हासिल कर सकें। सर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड मुझे मैं पंजाब से ही खेली हूँ और पंजाब से ही पंजाब के लिए मेडल भी लेके आए हैं हमारे प्लेयर्स, मगर सच एज सॉरी टू से कोई ऐसा इनकरेजमेंट नहीं है प्लेयर्स के लिए। हमारा बच्चा साहिवाल का एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, स्मॉल डिवीज़न है हमारी साहिवाल, तो वहाँ से हुज़ैफ़ा अरशद जीत के आए और कुछ भी नहीं उसको मिला बच्चे को। हाँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई हुई है जिसके अकॉर्डिंगली उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे, बट अगर आप देखें पंजाब, तो पंजाब ने उसको कोई ऐसी चीज़ नहीं दी। मैम जैसे आपने बताया कि अब काफ़ी हद तक इक्वालिटी वुमेन को मिल चुकी हुई है कराटे में भी, तो आपको ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान में हरासमेंट फ्री इन्वायरमेंट है लड़कियों के लिए? जी बिल्कुल। अभी सर रिसेंटली मैंने आईओसी का सेफ गार्डिंग पॉलिसी कोर्स किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में से कोई 500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से 10 लोगों को सिलेक्ट किया गया था, उसमें से एक मैं भी थी। तो उसमें सेफ गार्डिंग पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा ज़ीरो टॉलरेंस पे आ गई है। तो जो भी मतलब के पेरेंट्स ये पॉडकास्ट देखें या कोई भी देखें, तो ये चीज़ मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आपका बच्चा हो या बच्ची हो, वो एक सेफ हाथों में है। और आईओसी की एक वेबसाइट है, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की एक वेबसाइट है, वहाँ पर एक फॉर्म है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस हवाले से, तो आप उसको फिल करके भेजते हैं और आपकी जो रिकॉग्नाइज कमेटी होती है उस मुल्क की, वो उस सिचुएशन को बिल्कुल हैंडल करेगी, उसको प्रॉपर उसका एक केस वो हैंडल करेगी। और इस चीज़ पे आपको बिल्कुल मुतमईन होना चाहिए कि अब यहाँ पर पाकिस्तान में भी 100 में से 99% आपका ये अब केसेस ख़त्म हो रहे हैं। उर्दुलैन, मैं चाहूँगा कि आप ना इस पर ज़रा खुल के बात करें। दो चीज़ें होती हैं, वालिदैन के दो फियर्स हैं, कहीं हमारा बच्चा ज़ख्मी तो नहीं हो जाएगा, हमारी बच्ची ज़ख्मी तो नहीं हो जाएगी। जैसे आपने बताया कि आपके वालिदैन को भी ये बोला तो गया होगा, था, बिल्कुल बोला गया होगा कि बच्ची है, शक्ल ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल ये हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। इवन के छोटे बच्चों का भी यही हाल है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप ज़रा इन दोनों जो खौफ पाए जाते हैं वालिदैन में, उस पर बात करें कि कराटे या मार्शल आर्ट कितनी सेफ़ है सीखना, कि उसमें फ़िज़िकल इंजरी या हरासमेंट फ्री ट्रेनिंग एनवायरनमेंट है या नहीं है। पहले मैं बता दूं कि सर ये आप बेहतरीन कोच हैं, बेहतरीन आप जानते हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं कराटे के वाले से। कराटे एक स्पोर्ट नहीं है, एक आर्ट है, इसको सीखना पड़ता है प्रॉपरली। एक आपको बिगनर से ब्लैक बेल्ट तक जाना पड़ता है। हमारी जो कराटे है बहुत सेफ जोन में चली गई सर, और हम लोग डिफेंसिव हैं। कराटे इज़ डिफेंसिव गेम, नॉट अटैक। हमारा जोन सा है डिफेंस करेंगे तो अटैक करेंगे, हमारा इस तरह का है। और देखा जाए तो ये जो सी हमारी कराटे है, अब इसको प्रॉपरली पेरेंट्स जो से हैं इसको बैठ के उसकी ट्रेनिंग देखें कि हमारा जो सा है क्राइटेरिया बिल्कुल ही चेंज होने लगा है। आईओसी ने ये कहा है ओलंपिक में अगर हमें कराटे चाहिए तो हमें बिल्कुल ज़ीरो ब्लड गेम खेलनी पड़ेगी, मतलब कि ज़रा सी भी इंजरी का कोई भी चांस नहीं है। हमारे अंदर एजिलिटी है, हमारे अंदर टॉलरेंस है, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, विगोरियस है हम लोग, मगर हार्श नहीं है हम लोग। ये हमारे कराटे की एक बहुत ही मस्बत चीज़ है कि हम लोग जंगली नहीं हैं, जिसको हम कह सकें। हम लोग बहुत ही सेफ जोन में खेल रहे हैं कराटे, और जितना आप सेफ खेलते हैं उतना ही आप अलर्ट होते हैं।
हमारी जो दूसरी स्पोर्ट्स से कराटे को ज़्यादा मैं इसलिए बोल रही हूँ, इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं खुद कराटे कर रही हूँ, बल्कि इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा अपना क्लब है, वहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं कराटे सीखने के लिए। कोई 3-4 आती हैं फीमेल्स मियो हॉस्पिटल की सर्विसेज वगैरह की, तो मैंने उनसे बोला वाई कराटे, वाई नॉट टाइक्वांडो, वाई नॉट एनी अदर थिंग। तो उसने कहा कि मिस ये तो हमें भी पता है कि हमारे पास फिजियोथेरेपी वाले पास कौन से प्लेयर्स आते हैं, हॉकी वाले आते हैं, कराटे वाले बहुत कम आते हैं, क्योंकि हमारी जो सी है ना कराटे को लेके जो हमारे सोच है वो गलत है मिस। मैंने कहा तो किस तरह गलत है? तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको पूरी स्टडी की है और हम दोनों दोस्तों ने स्टडी करके हम इधर आए हैं। कुरतलैन मैं चाहूँगा कि आप वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की रिकॉग्नाइज कोच हैं। जी सर। कोचिंग में कौन से सेफ्टी मेजर्स को आप ख्याल रखती हैं जिसके लिए ट्रेनिंग हासिल करना या कॉन्टेस्ट कराटे में जाना सेफ रहता है? कोई ख़ास बात बताएं हमारे व्यूअर्स को। सर मैं बीइंग एज अ कोच जब अपने प्लेयर्स को ट्रेनिंग करवाती हूँ तो मैं उनको फाइटर बनाती हूँ, मतलब मैं उनको खिलाती नहीं हूँ। मैं उनको कहती हूँ जब आप मैदान में उतर गए ना तो आपने सेफ्टी, आपको पता है, आप प्रोफेशनल हैं, आपको पता है कि हार्ट नहीं मारना, और हार्ट नहीं मारना इट्स टफर देन हार्ड मारना। ठीक है, आपके अंदर कंट्रोल पैदा करना कि आपने फेस के पास जाके फुल विगोरियसली आप फेस के पास पंच लेके गए हैं और उसको फुल स्पीड से खींच रहे हैं, ये एक फाइटर ही कर सकता है। व्यूअर्स, बड़ी खूबसूरत बात है कि मारना बहुत आसान है मगर कंट्रोल रखना उससे भी मुश्किल है, और कराटे कंट्रोल रखने सिखाती है। तो गुरुदुलैन, आप रेफरी भी हैं। जी सर। जब मुकाबले में कोई हार्ड मारता है तो बहैसियत रेफरी क्या मिलता है उसको? जी जी सर, हमारे क्राइटेरिया है सर, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने बड़ा अच्छा एक लॉ निकाल दिया, उन्होंने एज को डिवाइड कर दिया है। मतलब कि अगर 8 साल से छोटा बच्चा है, एक तो उसका हेलमेट वेयर लाजमी है, उसके बाद फेस पे तो अटैक ही नहीं है, ठीक है, उसको यूथ में लेके जाते हैं। और उसके बाद हमारा जो कैडेट जूनियर है, कैडेट में हमारा बिल्कुल फेस टच अलाउ नहीं है, हेलमेट रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है। और जो अबव 16 to 18 है उसमें स्लाइट 5 सेंटीमीटर से आपने पंच को वापस लेके जाना है, और किक आपके फेस पे है, नेक पे नहीं है। और उसके बाद जो 18 है उस पर आपने अगर हार्ड टच किया है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया जाए अगर ज़्यादा हार्ड आपने मार दी है। तो हमारा जो कराटे है वो बहुत ज़्यादा सेफ साइड पे चली गई है। गुरुदुलैन, आप प्लेयर थी, कोच बनी, तो जी इसी सर। बुनियाद पे आपको रेफरी बना दिया गया या कोई उसकी ट्रेनिंग या इम्तिहान या कोई टेस्ट देना पड़ता है तो बनते हैं आप? नहीं नहीं सर, बिल्कुल पहले पाकिस्तान में हम लोग रेफरी ए का कोर्स करते हैं, उसके बाद हम लोग AKF के लिए जाते हैं, वहाँ पर बाकायदा हमारा टेस्ट होता है, जो स्क्रीन पे हमें MCQs आते हैं, हमें पूरा एक उन्होंने पेपर दिया होता है, उसको पढ़ना होता है। उसके बाद वर्ल्ड क्वालिफाइड रेफरीज आते हैं जो कमीशन के, वो ऐसे हमें। आसान सा होता होगा? नहीं नहीं सर ऐसा आसान सा होता तो सर मैं बताती हूँ आपको। अभी नेपाल में मैंने कोर्स किया था, तो वहाँ पर 150 रेफरीज ने कोर्स किया और जस्ट 48 रेफरीज पास हुए। पैसे मिलते होंगे रेफरी को? सर पैसे देते हैं रेफरीज पैसे देते हैं वहाँ पर जाके। अच्छा, काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं। सर वहाँ पर उनकी एक फ़ीस है $350, वो आपको पे करना पड़ता है। व्यूअर्स, बड़ी खूबसूरत बात यह है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये एक एक्सपोजर वाली गेम है, नेशनल चैम्पियन है, ये है वो है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि ये चैम्पियन जो कमाते हैं ये अपनी ट्रेनिंग पर खर्च कर देते हैं, और जो कमाते हैं उस पर कोई इनको फेडरेशन या गवर्नमेंट की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिलती, बल्कि इनको अपनी पॉकेट से खर्च करके कोचिंग भी सीखनी पड़ती है और रेफरिंग भी सीखनी पड़ती है, क्योंकि ये ऑल टुगेदर डिफरेंट खेल्स हैं। कराटे की ट्रेनिंग एक ट्रेडिशनल ट्रेनिंग है जिससे प्लेयर बनता है, लेकिन टूर्नामेंट में जीतने वाली ट्रेनिंग और ट्रेनिंग है, और टूर्नामेंट के बाद अगर किसी ने कोच बनना है उसकी सेपरेट ट्रेनिंग है, और इसी तरह से रेफरी का भी एक कैरियर पाथ है जो एक बाकायदा सिलेबस के मुताबिक पढ़ने के बाद, एक प्रोसेस के बाद, इम्तिहान देकर, पैसे देकर सर्टिफिकेशन लेकर रेफरी बनता है। मुफ्त में ना कोई कोच बनता है, ना प्लेयर बनता है, और ना ही कोई रेफरी बनता है। ऐसे ही है बिल्कुल सर। और साथ में सर मैं ये बताना चाहूँ कि आजकल की जैसे जनरेशन हमारी चल रही है, ये कराटे एक ऐसा, एक मार्शल आर्ट एक ऐसा वाहिद ज़रिया है जिससे हम बच्चों में एक फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल अप हो रहा है ड्यू टू सम सर्टेन रीज़न, मतलब कि उनकी डाइटेशन कंप्लीट नहीं है, उनके पास प्लेइंग एरिया नहीं है, उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, या इनकी एनवायरमेंटल थोड़ा चेंज आ रहा है हमारा, जिसकी वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड और अग्रेसिव रहते हैं और जो आप दे हो जाते हैं, मतलब फ्रस्ट्रेटेड है।
कराटे में एक ऐसा एलिमेंट है कि जब कराटे प्लेयर बच्चा करना स्टार्ट करता है ना, तो वो इनरली जो सा ना बहुत पुरसकून हो जाता है। और बहुत जो अग्रेसिव होते हैं वो सारा जो सा ना, वो फाइटर जो सा होता है ना मैड पे, उसको समझ आ जाती है कि मैंने जब फाइट करनी है तो वो यहाँ पर करनी है और अपने मुकाबले वाले इंसान से करनी है। उसके अंदर ये एक इंसानियत भी पैदा हो जाती है कि मेरे अंदर अब ज़्यादा जोश है, मेरे अंदर एक ज़्यादा पावर है, मैं किसी को नहीं मारूंगा। एक इंसानियत भी डेवलप होती है कराटे के प्लेयर के अंदर। मतलब और कराटे एक पेशेंस वाली गेम है, पेशेंस पेशेंस वाली, सिखाती है सबर हमें। सबर सबर, क्योंकि बिल्कुल। हमारी 3 मिनट की गेम है। 3 मिनट के अंदर आपने विन या लॉस करना होता है। और वो 3 मिनट को जो प्लेयर है ना, वो 180 सेकंड पे सर डिवाइड करता है। उसको 180 सेकंड के लिए बहुत तहम्मुल से अपना शिकार, जैसा सर मैं बताया, शोतोकान का तो मतलब ही शेर का पंजा है ना। बिल्कुल। तो शेर एक ही दफ़ा हमला करता है और बड़े ही पुरसकून अंदाज में करता है। और वो बस एक दफ़ा हमला करके फिर वापस आता, तो छींचड़े नहीं कर देता, मतलब यूं नहीं मारता रहता, लेके आगे जाए अपना करता है। ये होता मैडम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कराटे रेफरिंग, कोचिंग या जजिंग, इसको एज अ हम करियर परस्यू कर सकते हैं या इसकी क्या कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें? सर मैं सिर्फ कराटे को नहीं कहूँगी, पूरे स्पोर्ट्स की जो सी है ना एक कैरियर बिल्ड है। इसमें हम स्पोर्ट्स को लेके आप HSC में स्कॉलरशिप्स मिलती हैं आपको। आप अपनी जो एजुकेशन है आफ्टर मैट्रिक, तो वो HSC के थ्रू अपने पंजाब यूनिवर्सिटी है, UCP है, इसमें अपने फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक हुनर है। ठीक है, तो आप उसकी बेस पे एडमिशन होते हैं। और अगर आप एक अच्छा परफॉर्मर हैं, एक अच्छे एथलीट हैं, तो आपको आर्मी हो गया, वापडा हो गया, क्योंकि 2 डिपार्टमेंट्स हैं जो प्लेयर्स को एक अच्छी सैलरी और एक अच्छी पोजीशन भी देते हैं। तो वो आपको हायर करते हैं और आपको इतना पे करते हैं कि कम से कम आप अपना खर्चा उठा सकें। मतलब इसमें काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल जी जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदुल्हन, ये स्पोर्ट्स की तरफ राग़ब हुए, एक टाइम दिया, इसमें मेहनत की, तो कहीं पढ़ाई तो पीछे नहीं रह गई? क्योंकि हमारे जनरेशन का एक खौफ रहता है कि वही खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे नहीं नहीं बनोगे सर, नवाब। बिल्कुल तो नहीं। इसके बारे में उधर नहीं बताएं। नहीं सर, मैंने आपको बताया, मैंने 2 साल स्किप किया था। 8 9वीं 10वीं में मेरे पेरेंट्स की तरफ से कहा पढ़ाई भी अपनी लाजमी है। सर पढ़ाई ने मुझे बहुत ग्रूम दिया कराटे के अंदर। मैं MSc स्पोर्ट्स एंड साइंसेज हूँ, और इसने मुझे इस तरह ग्रूम दिया कि कोई भी अब जो कराटे है वो एडवांस हो गई। आपको लर्न करना है, आपको प्रैक्टिकल करना है, आपको ऑनलाइन सीखना है। तो अगर आप अपनी एजुकेशन अपने अपडेट नहीं करेंगे, तो आप अपने कराटे से भी पीछे रह जाएंगे। आपने बोला कि मैं बाहर गई, वहाँ पर जाके एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम टोटली इन इंग्लिश होता है। आपको वहाँ पर आपकी उर्दू कोई नहीं बोलता। आप जॉर्डन चले जाएं, आप रशिया चले जाएं, आप कनाडा चले जाएं, आप ऐसी जगह पे चले जाएं, स्पेन चले जाएं, तो वहाँ पर वो इंग्लिश बोलते हैं। वहाँ पर वो इंग्लिश में आपसे सारा लिखवाएंगे। प्रोटेस्ट फॉर्म आपने अगर बीइंग एज अ कोच भरना है, तो वो इंग्लिश में भरना है, वो आपकी उर्दू नहीं आपको पढ़ेंगे। तो आपको एजुकेशन भी बहुत लाजमी है। व्यूअर्स, बिल्कुल वालिदैन को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ इस मुल्क में अवेलेबल है, इसी तरह स्पोर्ट्स से रिलेटेड एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। जिस तरह के हमारी आज की गेस्ट ने बताया कि वो MSc स्पोर्ट्स साइंसेज हैं, तो स्पोर्ट्स साइंसेज में भी इस कराटे के कोई नंबर शंबर मिले, कोई फ़ायदा हुआ उसमें एजुकेशन में इसका? सर मैंने स्पोर्ट्स साइंसेज कराटे की स्कॉलरशिप पे हासिल की। मतलब कि MSc स्पोर्ट्स साइंसेज जो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ली, वो मुझे कराटे के बेस पे मिली। मतलब कि मैंने कराटे का ट्रायल दिए, वहाँ पर मेरी सिलेक्शन हुई और मैंने फिर स्पोर्ट्स एंड साइंसेज की डिग्री हासिल की उस पर। कितने साल का कैरियर रहा एज ए कम्पिटिटर? सर एज अ कॉम्पिटिटर तो मैं अभी तक लड़ ही रही हूँ। ठीक है, एक फाइटर जोन है वो अंदर से नहीं जाता है, तो मगर एज अ प्रोफेशनल प्लेयर मैंने अपना कैरियर 2010 से 2024 में ख़त्म किया। मैडम आपकी ओवरऑल जो जर्नी रही है, जिसमें आप साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी बनी, जिसमें आप नेशनल चैम्पियन भी बनी, तो इस पूरी जर्नी में आपके लिए कोई एक मोमेंट तो ऐसा होगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होगा, या जब भी आप कहीं जाती होंगी आपको याद आता होगा कि ये मोमेंट जो था मेरी ज़िंदगी का बेस्ट मोमेंट था, तो वो काइंडली आप शेयर करें। बिल्कुल स्टार्ट में मैंने बताया कि मैं एक ही साल में नेशनल चैम्पियन भी बनी और साउथ एशियन चैम्पियन बनी। और जहाँ पर बनी वो आपको पता है हमारा हरीफ है भारत, बिल्कुल। तो वहाँ पर बनी। वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए मेमोरेबल रहा है बीइंग एज अ प्लेयर। और बीइंग एज अ कोच तो मेरी अभी वापडा टीम जो सी है वो फर्स्ट आई और बड़े अच्छे मार्जिन से आई।
तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक मोमेंट था। कोई नाकाबिले फरामोश वाकया, सर किस हवाले से? कोई मोटिवेशन के हवाले से या डिप्रेशन के हवाले से कभी हुआ कि भाई छोड़ दें बस? सर डिप्रेशन, जब मिस ने मुझे कहा कि यहाँ पर एक ईगोइस्टिक सिस्टम है मेल का, तो ये हमारे मेरे लिए थोड़ा सा डिप्रेसिंग रहता है, क्योंकि अब मेरा एक फेडरेशन के साथ भी लिंक है और एक कोचिंग के साथ भी और एक रेफरिंग के साथ भी। तो आपको पता है कि आप तो हमारे साथ ही रहते हैं, तो वहाँ पर फीमेल बहुत ही ज़्यादा रेयर है। तो वो नहीं चाहते कि, पर समहाउ मतलब कि आपको अपने अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो वो बड़ा डिप्रेसिंग होता है। और डिप्रेशन और खुशियाँ ये तो सर साथ साथ चलती हैं, और एक को छोड़ के एक आगे बेहतरीन आपको खुशी और गम भी मिलते रहते हैं। व्यूअर्स, कुर्रतुल ऐन की गुफ्तगू के हवाले से मैं गुजारिश करूंगा अपने वतन के मर्दों के साथ कि वो बच्चियों को और अपनी बहनों को, बेटियों को भी स्पोर्ट्स में या किसी भी शोबा ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकने की बजाय इनकरेज करें, उनको मोटिवेट करें और उनको सपोर्ट करें। क्योंकि जब आप बेटियों को सपोर्ट करते हैं तो बेटी अकेली नहीं रहती, वो एक जनरेशन को पैदा करती है, वो एक जनरेशन को ट्रेन करती है। एक मर्द हो सकता है जनरेशन को डेवलप ना कर सके, लेकिन जब बेटी एजाज़ जीतती है तो वो एक जनरेशन का एजाज़ होता है। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप भी जो इस प्रोग्राम के व्यूअर्स हैं अपनी बच्चियों के लिए रास्ते खोलें, ताकि वो स्पोर्ट्स जैसी सरगर्मियों में आकर अपना ना सिर्फ किरदार अदा कर सके बल्कि एक किरदार साजी भी कर सके। क्योंकि बेटियां ही कल की माएँ होंगी और वही किरदार बनाएंगी और कौमें पैदा होंगी। बिल्कुल ऐसे ही मैडम, सर। आप आने वाली जनरेशन, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, या हमारी जो वुमेन एथलीट्स हैं या जो आना चाहती हैं कराटे में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब मैं कराटे में आई थी सर, तो एक एम लेके आई थी कि मैंने कुछ बनना है। उस एम जो आप एक तो जब आप जिस घराने से निकल रहे हो उसकी पासदारी आपके ऊपर वाजिब है कि उसने आपको एक ट्रस्ट के साथ, आपके पेरेंट्स ने आपको कहा है कि बेटा आप जाओ, आप कैंपिंग करते हो, ये करते हो, जाते हो, आउट ऑफ स्टेशन जाते हो, आउट ऑफ कंट्री जाते हो। एक तो वो मिसट्रस्ट ना आप कभी करें, और दूसरा कि अपने कुव्वत बाजू पे यकीन रखें, अपने अल्लाह पे शाकिर रहें और अल्लाह से ही मदद मांगें और अपनी मेहनत पे ही पूरा कॉन्फिडेंस रखें। किसी के सामने से उठाने की कोशिश ना करें, अपने आप को उस लेवल पे लेके जाने की कोशिश करें। कुर्रतुल ऐन, पाकिस्तान के बारे में आप क्या फील करती हैं, क्या करना चाहती हैं, और जो पाकिस्तान ने आपको दिया कैसे पे बैक करेंगी? सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कराटे ने बहुत कुछ किया, और अगर मैं कहूँ कि मैंने अभी तक जिस ज़िंदगी में कुछ किया तो वो कराटे ही किया है। और साथ में मैंने जिम वगैरह का भी काफ़ी कोर्स वगैरह किए। सर मैंने ये सोचा था जब मैंने करियर अपना ख़त्म किया था, तो मैंने कहा था कि मैं इस पाकिस्तान को एक एथलीट्स दूंगी, एक पूरा एक फिल्म दूंगी, पूरा एक हजूम दूंगी, कम से कम 12 सादिया बास बनाऊंगी, 12 इस तरह दर्जनों के हिसाब से करूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह 2009 में मैंने अपना एक क्लब स्टार्ट किया, और मेरा यही मोटिव था कि वहाँ पर एक इंटरनेशनल तरीके की मैं ट्रेनिंग दूँ, जो मैंने सीखी है, बाहर से सीखी है, यहाँ से सीखी है। तो मेरा यही प्रोग्राम है कि मैं इनको बेस्ट एथलीट दूँ, बेस्ट कोचेज़ दूँ। और हमारा जो पाकिस्तान में कराटे के हवाले से जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो कराटे की नॉलेज के हवाले से हो या कराटे की फ़ाइट के हवाले से हो, तो मैं पाकिस्तान की उस पर ज़्यादा बहुत सरबलंदी हो। खूबसूरत बात है। लेकिन जब आप अपनी कैरियर प्लानिंग करती हैं, अब आगे सोचती हैं कि मैं ये करूँगी या मैं ये किरदार अदा करूँगी, आपने अपना डोजो बनाया, जी सर। तो कहीं वालदैन की तरफ से दुल्हन बनाने के इम्कानात तो नहीं पैदा हो जाते कहीं? सर वालिदैन ने ये मुझे कहा है कि बेटा जब आपने इस रिश्ते में मुंसलिक होना हो तो आप मुझे आके बता दीजिएगा। तो इंशाल्लाह जब मेरा प्रोग्राम बनेगा तो मैं ज़रूर उनको बताऊंगी। लेकिन आप अब जो क्लब चलाती हैं उसका नाम क्या है? चैम्पियंस कराटे क्लब है सर। चैम्पियंस कराटे। और ये मैं सर 2019 में मैं बैठी हुई थी फेडरेशन में ही, तो मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर क्लब का नाम रखना है, आप बता दें। तो कहते आप कौन हो? मैंने कहा सर चैम्पियन हूँ। कहते फिर यही नाम रख दो। तो ये नाम भी सर जहांगीर ने तजवीज़ किया है। बिल्कुल। तो यकीनन एक चैंपियन के क्लब का नाम भी चैंपियन ही होना चाहिए, जैसे हमने अपने पॉडकास्ट का नाम शिहान रखा है। बिल्कुल। और हम इसी के तवसत से
आप जैसे होनहार खिलाड़ियों को एक्सपोजर देना चाहते हैं। कुरतुलैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे थैंक पॉडकास्ट यू में सर। तशरीफ़ लाई। थैंक यू सर। आप ज़रा, मैं इस प्रोग्राम में अमूमन ये सवाल पूछता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब मैंने आपको इनवाइट किया इस पॉडकास्ट में तो क्या फियर्स एंड होप्स थी, ज़रा वो शेयर करें। सर मैंने आपके काफ़ी ज़्यादा ना पॉडकास्ट देखे, मतलब मैंने मंतलीब का देखा, सादी अब्बास का देखा, और रिसेंटली एक आपका पॉडकास्ट आए सर सर नसीम नसीम। कुरैशी और जाज साहब का। तो मुझे था यार इतने बड़े बड़े लोगों के आगे हैं तो क्या क्वेश्चनिंग होती है, मतलब यही होता है, मतलब सबके क्वेश्चंस डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और इतना हाई लेवल, मतलब कि आपका, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आगते साथ ही इनसे पूछा, मैंने कहा काफ़ी हर्डल होती है, मतलब कि एक ही मार्शल आर्ट को सिर्फ मतलब कि प्रमोट करना सर। क्योंकि हमारे यहाँ पर मैं आपको थैंक्स कहूँगी और कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगी, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट है, ठीक है। और इवन कि हमारे फीफा फुटबॉल हमारी बहुत फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट नॉट इन पाकिस्तान। तो कराटे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो सर ये आपका बहुत बड़ा इकदाम है कराटे के लिए, क्योंकि इससे हमारी कराटे की एक नाम होगा और पाकिस्तान का नाम होगा, और हमारी कराटे इससे ज़िंदा रहेगी, जो बहुत ज़्यादा हमारा बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं। शायद कोई हमें इस चीज़ पे हमारे बच्चे के साथ जो उनसे स्पॉन्सरशिप का हो, तो ये मैं सर आपको थैंक यू कहूँगी इस चीज़ के लिए, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आके वाकई अब पता चल रहा है कि एक कराटे पर्सन से बात हो रही है, और वाकई एक सोल फील हो रही है कराटे वाली। कुरतुलैन, आपने मुझसे भी एक सवाल पूछा था कि आपको ये आइडिया कैसे आया। जी सर। मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत कराटे प्लेयर या मार्शल आर्टिस्ट या बहैसियत स्पोर्ट्स पर्सन, जितना एक्सपोजर मुझे अपनी मेहनत पर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ऐसे ही तो सर। मैंने सोचा कि मैं अब अपनी उम्र के इस हिस्से में ये तो कंट्रीब्यूट करूं कि वो खिलाड़ी जिनको एक्सपोजर नहीं मिला, उतनी 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 उनको पजीराई नहीं मिली जितने के वो हकदार थे। ऐसे ही सर। उनकी उस मेहनत के एवज में मैं एक अपनी छोटी सी कंट्रीब्यूशन डालूँ। तो आपके इस पॉडकास्ट में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये छोटी कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर एक प्लेयर बाहर से जीत के आता है और उसको कोई फ्लॉस्क नहीं मिलता, उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो वो अगली दफ़ा नहीं जीत के आएगा। क्योंकि एक प्लेयर को मदाओं की तालियां ही आगे एप्रिसिएशन ऐसे की ही ज़रूरत आगे होती लेके है। जाती है, बिल्कुल। और उसको एक पुश चाहिए होती है जो फाइनेंशियली पुश है, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो प्लेयर्स है वो 50,000 40,000 30,000 में आजकल आपका अपना डाइट पूरा नहीं हो रहा, तो वो एक प्लेयर कैसे पूरा करेगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू शिहान पॉडकास्ट, थैंक यू मिस। मैम हम ठीक है आपको थैंक यू कहते हैं कि आपने हमें हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाला, और सर, आप कराटे हमारे कहीं भी होगी इंशाल्लाह, वहाँ पर हम ज़रूर इंशाल्लाह होंगे, बहुत सर शुक्रिया। होंगे, आप होंगे, मैं बिल्कुल होंगी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। व्यूअर्स, आज के पॉडकास्ट के हवाले से आपको ये देखने को मिला होगा कि बेटियां जब मैदान में उतरती हैं तो वो बेटों से किसी भी तरह पीछे नहीं हैं। अपनी बेटियों को भी तमाम मैदानों में इस तरह ही अप्रिशिएट करें जिस तरह अपने बेटों को करती हैं। ये बेटे और बेटियां आपकी तवज्जो, आपकी पजीराई, आपकी मोहब्बत और आपकी हौसला अफजाई की मुंतज़िर रहेंगी। आपका होस्ट आगा नासिर और रोहा नासिर आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे एक नए शिहान और एक नए मार्शल आर्टिस्ट के साथ। और अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों के साथ शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह एक बेहतरीन खिलाड़ियों को आपके सामने लाते रहें, ताकि इससे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जो है वो डेवलप हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।